हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार आया है और अकाउंट्स के नज़रिए से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चन 12th के एग्ज़ाम में भी बहुत बार आया है और बीकॉम के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है, कंपनी से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा एवं विशेषताएं बताएं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका मीनिंग को देखेंगे, उसके बाद इसके डिफिनेशन देखेंगे। कंपनी का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ कंपनी, सामान्यतः कंपनी से आशय लाभ के लिए निर्मित व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है। कंपनी एक ऐच्छिक संस्था होती है, यानी आप अपने इच्छा से स्थापित कर सकते हैं। इसमें व्यवसाय करने में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। एक बात और, व्यापार जगत का यह सबसे विस्तृत रूप कंपनी होता है। आप व्यापार के बारे में पढ़े होंगे कि सबसे पहले एकांकी व्यापार होता था, फिर साझेदारी व्यापार, उसके बाद ये कंपनी हो गया। इसकी पूंजी हस्तांतरण योग्य अंशों में विभक्त होती है, यानी जो इस कंपनी में जो पूंजी होती है उसको शेयर में डिवाइड किया जाता है। इसलिए कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम मतलब हम लोगों की तरह चल भूल नहीं सकता है। कृत्रिम मतलब एक बनावटी समझ लीजिए। इन अंशों में स्वामियों, जो कंपनी के मालिक होते हैं यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके जो दायित्व होते सामान्यतः सीमित होता है, यानी एक लिमिट में कार्य करते हैं। इनके संगठन का एक सामान्य वैधानिक उद्देश्य होता है, यानी जो व्यवसाय जो भी व्यक्ति कंपनी स्थापित करता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उस बिजनेस से किस तरह का लाभ प्राप्त करे और कितना ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपनी को बढ़ाएं कैसे, और उस कंपनी से कितना लाभ प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त करना है, और उस कंपनी को कितना ज़्यादा डेवलप करना, इसका एक लक्ष्य होता है जिसका निर्माण या समापन तथा अन्य जो कार्यवाहियाँ होती है अधिनियमानुसार होती है, यानी जो कंपनी के अधिनियम होते हैं उसके अनुसार किया जाता है। कंपनी के कार्यों को वहन किया जाता है। इसकी प्रबंध या संचालन व्यवस्था प्रतिनिधि संचालकों द्वारा व्यवस्था पर आधारित होती है, यानी जो कंपनी का मैनेजमेंट किया जाता है तो एक डायरेक्टर के द्वारा कार्यों को समापन किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंपनी की परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ कंपनी। डॉक्टर विलियम आर स्प्रीगल क्या कहते हैं? निगम राज्य की एक रचना है जिनका अस्तित्व उन व्यक्तियों से पृथक होता है जो कि उसके अंशों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के स्वामी होते हैं। प्रोफेसर एस.एल. हेने के अनुसार एक संयुक्त स्कंद प्रमंडल लाभ के लिए निर्मित व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संघ होती है, यानी इनका मानना है कि जो ये कंपनी स्थापित किया जाता है वे जितने भी व्यक्ति होते हैं वे अपने इच्छा के अनुसार एक संघ की स्थापना करते हैं, एक संघ बनाकर कंपनी को स्थापित करते हैं जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभक्त होती है, जिसकी सदस्यता की शर्त उसका स्वामित्व होता है। यानी कंपनी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस को फॉलो करते हुए उसकी सदस्यता ग्रहण की जाती है। किम्बाल के अनुसार निगम प्रकृति से किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून द्वारा निर्मित अथवा अधिकृत कृत्रिम व्यक्ति है। इसे केवल कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती है, यानी जो कंपनी होती है, कंपनी
अधिनियम के तहत कार्य को करती है। उसे कंपनी स्थापित करने से पहले उसे सरकार से नियमानुसार रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। रजिस्टर हो जाने के बाद ही कंपनी की स्थापना की जाती है। न्यायाधीश जेम्स कहते हैं प्रमंडल यानी एक जो ग्रुप बनाकर कार्य करते हैं उसे प्रमंडल कहा जाता है। एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ होता है। यानी जो व्यक्ति संगठन बना के कार्य को करते हैं, एक इच्छा के अनुसार संघ बनाकर कंपनी की स्थापना करती है, उसे ऐच्छिक संघ कहा जाता है। अपने इच्छा के अनुसार संगठन बनाकर उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कंपनी की विशेषताएं यानी कि इसका लक्षण क्या होता है। पहला है ऐच्छिक संघ, यानी व्यक्तियों के इच्छा अनुसार बनाया गया एक संघ होता है, ग्रुप होता है। उसके आधार पर ही कंपनी की स्थापना की जाती है और उद्देश्यों को प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जाता है। कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। कंपनी को जो लाभ होता है उसका कुछ भाग लाभांश के रूप में निश्चित नियमों के अंतर्गत अंशधारियों में बांट दिया जाता है। यानी जो डिविडेंड होता है उसे एक जो नियम निर्धारित किया जाता है उस नियम के आधार पे शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, यानी जो कंपनी में अपना शेयर लगाए होते हैं वे कंपनी के मालिक भी होते हैं। ये लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी में अंशों के रूप में अपना धन लगाते हैं। यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वे अपने लाभ अर्जन करने के लिए कंपनी में अपना शेयर देते हैं और जो कंपनी से लाभ होता है उस लाभ का आधा हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ होता है। दूसरा है वैधानिक कृत्रिम अस्तित्व, यानी नियमानुसार एक कृत्रिम अस्तित्व होता है। कंपनी का निर्माण कानून द्वारा होता है और इसे स्वतंत्र वैधानिक व्यक्तिगत प्राप्त होता है। एक सामान्य व्यक्ति की भांति कंपनी स्वयं के नाम से व्यवहार कर सकती है, वाद चला सकती है, वाद स्वीकार कर सकती है, बाहरी व्यक्तियों से अनुबंध कर सकती है। यानी वैधानिक रूप से कंपनी अपने अनुसार वहाँ पे कंपनियों में जो व्यक्ति एंट्री लेना चाहते हैं उन्हें नियमों अनुसार उसमें प्रतिबंध लगा सकते हैं, अनुबंध लगा सकते हैं कि कंपनी में इतने लोग ही कार्य कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति कंपनी में अपना शेयर लगाना चाहता है तो उन्हें कई तरह के नियमों का पालन करते हुए उसे कंपनी में शामिल किया जाता है। कर्मचारी नियुक्त कर सकती है, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। तीसरा है पृथक वैधानिक अस्तित्व, यानी वैधानिक अस्तित्व से अलग होता है। कंपनी का अस्तित्व वैधानिक होता है और इसके जो स्वामी और अंशधारियों से इसका अस्तित्व पृथक होता है। यानी जो कंपनी के मालिक होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उससे कंपनी का जो अस्तित्व होता है वैधानिक रूप से अलग होता है। अंशधारियों से इसका अस्तित्व इतना पृथक होता है, यानी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उसके जो अस्तित्व होते हैं उससे इतना अलग होता है कि अंशधारी कंपनी पर और कंपनी अपने अंशधारियों पर मुकदमा चला सकती है। चौथा है सीमित दायित्व। इसके अंशधारियों का दायित्व उसके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित रहता है। कंपनी के दायित्व के लिए अंशधारी निजी तौर पर उत्तरदायी नहीं होते हैं और व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग कंपनी के दायित्व के लिए नहीं किया जा सकता है। पांचवा है शाश्वत अस्तित्व। पृथक व्यक्तिक अस्तित्व
होने के फलस्वरूप कंपनी का अस्तित्व शाश्वत रहता है, क्योंकि अंशधारियों की मृत्यु, उनके दिवालिया या पागल या अयोग्य होने का कंपनी का अस्तित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो कंपनी के मालिक होते हैं, शेयरधारक होते हैं, उसकी अगर मृत्यु भी हो जाती है या फिर वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं या फिर पागल भी हो जाते हैं, तो कंपनी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स शामिल होते हैं। अंशधारी के द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण और इस प्रकार इसके स्वामित्व में परिवर्तन होते रहने का भी इसका अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। छठा है सामान्य उद्देश्य। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य एवं वैधानिक उद्देश्य होता है। सामान्यतः कंपनी लाभ अर्जन के लिए स्थापित एक संघ, कुछ कंपनियां लोकहित की दृष्टि से भी स्थापित की जाती है। यानी बहुत सारे ऐसी कंपनियां होती है जो कि लोगों के हित को देखते हुए स्थापित करती है कि अगर किसी वस्तु का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लोगों की कौन सी वस्तु की ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी पूर्ति करने के लिए उस एरिया में स्थापित किया जाता है। सातवां पॉइंट है संपत्ति पर स्वामित्व। कंपनी की संपत्ति पर स्वामित्व कंपनी का होता है, यानी जो दायित्व होता है, कंपनी का अधिकार होता है, संपत्ति पर कंपनी का होता है, ना कि उसके अंशधारियों का पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण ही यह संभव हो पाता है। अंशों का हस्तांतरण करते समय कोई भी अंशधारी कंपनी की संपत्ति विभाजित इसलिए नहीं कर पाता है। आठवां पॉइंट है कार्य क्षेत्र की सीमाएं। कंपनी अपने सीमा नियम स्पष्ट उद्देश्य वाक्य के अंतर्गत ही कार्य करती है। उद्देश्य वाक्य से स्पष्ट कार्य क्षेत्र और अधिकार सीमा से बाहर कोई कार्य नहीं किया जा सकता। कंपनी के कार्य क्षेत्र की सीमाएं कंपनी अधिनियम, सीमा नियम के अंतर्गत अंतर नियमों द्वारा शासित होती है, इसीलिए अपने उद्देश्य तक ही अपने कार्यों को करती है, उससे बाहर नहीं करती है। 9वां पॉइंट है अभियोग का अधिकार। एक मूर्त व्यक्ति की तरह कंपनी को अपने अधिकारों के लिए अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं पर वाद चलाने का अधिकार होता है। कंपनी अपने अधिकार, संपत्ति आदि की रक्षा प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकती है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति भी कंपनी पर वाद चला सकता है, यानी किसी तरह का कंपनी से कोई प्रॉब्लम होता है तो वह उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है। 10वां पॉइंट है अनिवार्य अंकेक्षण, यानी कंपलसरी ऑडिटिंग। कंपनी के खातों का अंकेक्षण कराना कानूनी तौर पर अनिवार्य होता है। यानी जो कंपनी का जो खाता होता है जिसमें लेन देन स्टेटमेंट बनाया जाता है, लेन देन किया जाता है कि कंपनी से कितने लाभ हो रहे हैं, कितनी हानियां हो रही है और कितने वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, ये सारे का अंकेक्षण कराना कानूनी तौर पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जबकि साझेदार तथा एकांकी व्यापार के लिए या ऐच्छिक है, यानी जो साझेदार में कार्य बिजनेस किया जाता है या फिर एकांकी यानी स्वयं में बिजनेस किया जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन जो कंपनी अपना व्यवसाय करता है कानूनी तौर पे वैधानिक रूप से, तो उससे अंकेक्षण कराना अनिवार्य हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग कंपनी के मीनिंग को, डिफिनेशन को और विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही अच्छे से समझे। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। धन्यवाद।